हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा चैनल पे। आज हम छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आपको पता है कि छठी क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की जो किताब है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, ठीक है। अब उस पहले 3 पार्ट हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है, एक ही किताब के अंदर आपके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1, बिल्कुल ही नई एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था आर्यभट्ट ने, लगभग 500 शताब्दी पहले, ठीक है। आपको भी पता है जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो अंतरिक्ष में ही है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी पे जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, ठीक है। और कहते हैं जो इसकी जो बनावट है, जो शेप है, वो गोलाकार है, ठीक है। और इसमें सभी स्थलीय और जलीय जीव भी रहते हैं। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से, ठीक है। इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानचित्र क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, दूसरा कि निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और तीसरा क्वेश्चन है कि देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। देखिए ये मैप दे रखा है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। तो कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कहाँ जाना है? यहाँ पे हमें जाना है बैंक में, ठीक है। तो देखिए कि आपका ये बैंक है, आप बैंक में, आप ये रहा बैंक, ठीक है। तो आप इसमें किस तरीके से आप जाएंगे, आप किस मार्ग से जाएंगे, क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है, क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय, संग्रहालय भी पता कर सकते हैं। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे। ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र का उपयोग में आता है। देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे देखिए ये आपका चिकित्सालय जाने का मार्ग भी है, ठीक है। चिकित्सालय से आप नगर पंचायत भी जा सकते हैं, ठीक है, और चिकित्सालय से आप नगर पंचायत भी जाएंगे और बैंक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो मैप होता है, मैप से हम की सहायता से हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होता है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, ठीक है। यानी कि मानचित्र क्या है? मानचित्र से एक तरीके से वो हमें रास्ता बताता है, ठीक है, कि कोई भी जो रास्ता है वो कहाँ पर है, हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम आजकल कहीं जाना तो हम सीधे गूगल मैप खोलते हैं, उसकी जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे हम लोग चलते जाते और हम अपने स्थान तक पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जाना होता है, ठीक है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे वे कैसे कुछ विशेष दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझ में अधिक सहायता करते हैं। देखो यहाँ पे मैप रखना, इसमें हमें 4 डायरेक्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक वृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं, ठीक है। एटलस यानी कि मानचित्र की एक पुस्तक या संग्रह है, ठीक है। जैसा कि आप जानेंगे मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। पहला आपका भौतिक मानचित्र, मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। यानी कि भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? भौतिक मानचित्र उसमें जिसमें हमारी जो प्राकृतिक जो आकृतियाँ हैं, ठीक है, उनको दर्शाते हैं। जैसे पर्वत हो गया, महासागर हो गया, नदियाँ हो गया, ठीक है, क्या होंगे हमारे भौतिक मानचित्र। फिर राजनीतिक मानचित्र, देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उसकी राजधानी को दर्शाना भारत का एक मानचित्र। फिर है थीमेटिक मानचित्र, यानी कि जो हमें विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। किसी भी मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी मानचित्र के कितने घटक हैं? मानचित्र के 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक।
अब आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले जान चुका है। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद चित्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। आइए हम एक लघु चित्र के मानचित्र पर वापस आते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 भारत के मानचित्र को देखिए। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर जिसका मानचित्र उपयोग करता है। आइए लघुनगर के मानचित्र के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम, इन्हें चतुर्स्थित या प्रधान बिंदु कहते हैं। यानी कि जो हमारी मेन है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको प्रधान बिंदु कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। अधिकतर मानचित्रों में उ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। देखो आप ये मानचित्र, ये मैप देख सकते हैं जिसमें आपका ये दिखा रखा है। ठीक है। प्रतीक मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकार जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दिए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशेष प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुदाय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के लोगों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। आप ये देख लो, ये रेलवे लाइन है। ठीक है। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इनके लिए के प्रतीक चिन्ह है। सड़कें कच्ची पक्की कैसे, इस तरीके से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा। ठीक है। नदी, तालाब, कुआं, नहर, ये सब इनके क्या है? ये मानचित्र। ठीक है। इनके प्रतीक चिन्ह है कि हमने किसको किस तरीके से दर्शाया हुआ है। मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, छतरी। ठीक है। डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, बस्तियाँ, कब्रिस्तान, वृक्ष, आदि सारे मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है, एक तरह से सिंबल है। ठीक है। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा है, इसलिए इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, पितु ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि उसके पास उसके छिलके के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। आप एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों, तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तुएं जो गोलाकार हैं, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती हैं। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शायद 6 बजे मुझसे मिलें। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक और दोनों के अंक बीच 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। इस साधन प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद पक्ष की रानी के सामने
वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है। अतः प्यादा ख 2 से और घ 4 की ओर आगे बढ़ा है। इन 2 धारणाओं में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जा सकता है। इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आइए देखिए यह प्रणाली कैसे काम करती है। अब बात करते हैं हम अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचली स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव है। इनके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। इस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश समानांतर कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। जबकि हम जैसे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री यह 0 अंश है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रम से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। इसे 90 डिग्री ऊ और 90 डिग्री द के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है, होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर हो ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तरी दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और यह भी हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। देखिए हमें रेखा है, यह ग्लोब है, ठीक है। इसमें समानांतर रेखा है ये, और अक्षांश और देशांतर दोनों से जो मिलकर बनता है उसको हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, ठीक है। बीच में हमारी ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है, ठीक है। देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय या मोटर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, अन्य स्थानों पर मध्याह्न, सायं या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें कि यह कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनिच यामोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया गया है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए पश्चिम तथा पूर्व के लिए पूर्व वर्गों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर दक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है तो आप इसे भलीभांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानित रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामोत्तर को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। अभी देखो ग्रीनिच यामोत्तर रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उधर ये दक्षिणी गोलार्ध।
समय क्षेत्र टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री, अर्थात इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 15 डिग्री यानी 360 प्रत्येक 15 डिग्री पर या देशांतर के अंकित कीजिए। प्रमुख या मुद्रा से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व और उत्तर पूर्व 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री यामुत्र का स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजने का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। तय इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत है। उदाहरणतः 15 डिग्री पूर्व पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है तो 30 डिग्री में प्रातः 10 बजे होंगे और इसी क्रम में समय घटता जाएगा। ये दे रखा है कि ये पूर्व में और ये घर पे अपराह्न है। अगर यहाँ पे अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमारा सुबह होगा, पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इधर दोपहर होती जाती है। ठीक है, हर 15 डिग्री पे जो हमारा समय है वो चेंज होता जाता है। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समूह के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामुत्र पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, ग्रीनिच जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT कहा जाता है, पर स्थानीय 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारतीय समय है, जो हमारा स्थानीय समय उससे कितने आगे, उससे 5.5 घंटे आगे है। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि प्रश्न 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह अथवा घटाएं यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, इस प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीस पर स्थित मुख्य यामुत्र जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितने डिग्री देशांतर पर है, वो है 180 डिग्री देशांतर पर। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र पर इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन मान लीजिए सोमवार से रविवार घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। ठीक है, हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर ये गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र चाहे वह छोटा हो या बड़ा को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक क्या हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही से परिभाषित किया जा सकता है। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यामुत्र के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने में तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बच्चों को भी शेयर करें ताकि इससे भी और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।